जहां जनता होगी वहीं उठेंगे सवाल, जहां वादे हुए होंगे वहीं होगा हिसाब, और जहां विकास का दावा होगा वहीं होगी उसकी पड़ताल। स्वागत है आपका चौपाल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं गांव के जनप्रतिनिधि सरपंच जी, और उनके सामने मौजूद है पूरा गांव। तो आइए सुनते हैं जनता की आवाज, देखते हैं विकास की तस्वीर और पूछते हैं वो सवाल जो हर ग्रामीण के मन में हैं। सरपंच अमित देसवाल ने अपना राजनीतिक कैरियर ग्राम सभा से शुरू किया। सरपंच बनते ही अमित जी ने अटके हुए काम को पूरा करवाया। गांव में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री अमित देसवाल ने गांव में 2 चौपालों का निर्माण भी करवाया। बच्चों के विकास के लिए और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए गांव में स्टेडियम और ट्रैक का निर्माण भी करवाया गया। गांव में 2 खेल अकेडमियों भी चल रही है। श्री अमित देसवाल ने गांव को टीबी मुक्त करवाने में अपनी अहम भागीदारी निभाई है, जिसके लिए ग्राम पंचायत को प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया गया। गांव में आर्य समाज के कैंप लगवाकर नशे के खिलाफ मुहिम चलाने का काम भी सरपंच साहब ने किया है। आज चौपाल कार्यक्रम में जनता के सवालों के जवाब देंगे श्री अमित देसवाल खुद। जनता की आवाज न्यूज चैनल के चौपाल कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत दुलेड़ा, और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं सरपंच श्री अमित देसवाल जी, जिससे हम चर्चा करेंगे गांव के विकास के बारे में, गांव में करवाए गए इन द्वारा कार्यों के बारे में, और क्या क्या ये सरकार की योजनाएं और गांव के सतर पे किए गए प्रयास को कामयाब हुए आगे बढ़ाने में, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अमित जी और चाहेंगे कार्यान्वयन रूप में लेना। इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। उसके साथ में जनता में से जो भी सवाल करना चाहेगा प्रधान जी से यहाँ पे गांव के बारे में या इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, उन सबको हम कवर करेंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक बार जोरदार तालियां। अमित जी, हम आगे बढ़े उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने अपना राजनीतिक कैरियर या गांव के अंदर ग्राम सभा में आने का मन कब बनाया? सर, ग्राम सभा में आने का मन सरपंच का इलेक्शन इसलिए वो था, तब मैं शायद कहीं से आया था और हमारा रोड बिल्कुल खराब था। तब ये सोचा था कि एक बार इलेक्शन लड़ेंगे और गांव की सेवा करेंगे, तब मन बनाया था जी। एक हमारे स्टेडियम में पानी भर जाता था जी, बहुत ज़्यादा। जब ये बरसात होती है तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था। तो इस पानी के ये मैं कहा भाई ये खेल स्टेडियम ये खराब हो रहा है, तो ये पानी निकलवाना शुरू किया। फिर ऐसे ऐसे लोग जुड़ते चले गए और मेरे काका ताऊ मेरे साथ होते चले गए जी। यानी आपने सीधा ही प्रधान का चुनाव लड़ा? हाँ जी। या इससे पहले कोई पंचायत मेंबर वगैरह आपका ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा है, या सीधे ही आप ग्राम? नहीं जी, सीधा मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा था। सीधा सरपंच का इलेक्शन लड़ा। मॉडल संस्कृति स्कूल की सीबीएसई बोर्ड की आपने अपने गांव में स्थापना कराई? जी मैडम, मॉडल संस्कृति स्कूल मेरे गांव में मैंने कॉलेज के लिए डिमांड रखी थी अपने गांव में। तो कॉलेज वो बोले तुम्हारा गाइडलाइंस के अंदर नहीं आता, 15 किलोमीटर का एरिया डिस्टेंस रहता है। जैसे 15 किलोमीटर जज्जर हमारे से, 15 किलोमीटर बहादुरगढ़ है। तो महिपाल डांडा जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं जी, मैं उनके पास गया हुआ था। तो मैं बोला जी हमारे गांव में कॉलेज, लड़कियों के कॉलेज के लिए, तो वो बोले भाई लड़कियों का कॉलेज नहीं मिल सकता क्योंकि आपकी गाइडलाइंस इसके अंदर नहीं आती। 15-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हमारी गाइडलाइंस से बाहर है, हम नहीं बना सकते। तो मैं कहा जी कुछ तो ऐसा दे दो, क्योंकि हमारा गांव शिक्षा देने में पहले नंबर पे था, क्योंकि हमारे गांव में सन 1951 में पहला स्कूल खुला था जी। तो उससे हमारे गांव में 15 गांव के बच्चे पढ़ने आते थे। तो फिर मैं बोला मगा जी फिर मॉडल संस्कृति स्कूल दे दो, जिससे हमारे बच्चे अच्छा भविष्य प्राप्त कर सके और अच्छी विद्या प्राप्त कर सके जी। तो मैंने फिर उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हमारे गांव में मॉडल संस्कृति पूरे जज्जर डिस्ट्रिक्ट में जी 2 ही मॉडल संस्कृति स्कूल बने, एक तो दुलेड़ा गांव में और एक जी मातनेल गांव में। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जी हमारी पंचायत की। स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि किसी समाज का उत्थान करना है तो उस समाज को शिक्षा से जोड़ दें।
और आप सब लोगों का सौभाग्य है कि आपने युवा सरपंच का चुनाव किया, पढ़े लिखे सरपंच का ग्राम पंचायत के रूप में जब आपने गठन किया तो चुनाव किया, और इनका जो पहला एक मन था वही शिक्षा को आगे बढ़ाना था, और इन्होंने इसको जो है ना आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधान जी, एक चीज जो रहती है वो ये रहती है कि भाई शिक्षा के लिए हम प्रयास तो करते हैं और आपने भी किया, लेकिन हमारे यहाँ पे लगातार सरकारी स्कूलों में बच्चों का जो संख्या का स्तर है वो गिरता जा रहा है। तो क्या ये समस्या दुलेड़ा गांव में भी है? सर, ये समस्या पहले थी हमारे बॉयज स्कूल में, जो बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें ये समस्या है, और जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है अब वो मॉडल संस्कृति स्कूल हो गया, उसमें ये दिक्कत नहीं है। अब हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% आया है जी, जिसमें 9 लड़कियां हमारे में टॉप की हैं, जिसका 500 में से 488 नंबर आए हैं स्कूल में आए हैं जी, और 9 लड़कियों के टॉप हुए हैं, और जी 24 लड़कियां हमारे स्कूल की मेरिट में आई हैं जी, अब जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हैं, जिसके सबसे कम 431 नंबर हैं जी 500 में से जी। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, और जो स्कूल का निर्माण यहाँ करवाया और जिसमें आप सब लोगों ने सहयोग किया, उससे जो हमारी बच्चियां थी उनकी शिक्षा में गुणवत्ता आई। और बच्ची को पढ़ने का मतलब ये होता है कि भाई एक तरह से हमने समाज का उत्थान तो कराया ही कराया, और यहाँ के परिवार को भी हमने जो है एजुकेट कर दिया, और जो यहाँ पे बच्ची की शादी होकर जाएगी उस अगले परिवार को भी हमने पहले से ही जो है पढ़ा लिखा करके, मतलब जो आगे संतान होंगी उनके लिए 2 परिवारों का निर्माण जो है एक बच्ची के पढ़ने में होता है। बिल्कुल प्रधान जी, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गांव की बात करते हैं, तो एक समय हमारा ये होता था कि भाई देहात गांव में बसता था। आज धीरे धीरे जो है हमारा जो प्रचलन है वो शहरीकरण की तरफ हो गया है। तो गांव में ऐसा क्या है जो है एक हम कहें कि गांव में बेहतर है और शहरों में जाने की जरूरत हमारे यहाँ पे नहीं है लोगों को? पहले जी हमारे गांव में क्या होता था, जो शिक्षा और स्वास्थ्य जी ये नहीं थी। अब हमारे गांव में शिक्षा भी है और स्वास्थ्य भी है जी, क्योंकि जो इसका रोड अच्छे हो गए तो हमें डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं लगता। हम जैसे बहादुरगढ़ शहर हमारे नजदीक है, तो कोई बीमारी हो जाती है तो हम जल्दी से जाके वहां से चले जाते हैं, और शिक्षा हमारे गांव में ही भरपूर होगी जी अब, ठीक है जी। और मूलभूत सुविधा हमारे गांव में 24 घंटे लाइट उपलब्ध है, मीठे पानी की सुविधा है जी, 2 सप्लाई चलती है, प्राइवेट अलग है सरकारी अलग है जी, ठीक है। तो हमारे गांव में अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और सारी गलियां पक्की हैं जी। तो पहले इन्हीं के लिए हम शहर में जाते थे, अब तो हमारे गांव में भी जी कोई बार मोस्टली जाते नहीं है जी। यानी जो आज हमारे पास से शहरों में जो सुविधाएं होती थी वो गांव में आ गई हैं। और प्रधान जी ने जो एक बात बताई भाई कि पहले हमारे पास क्या होता था, शिक्षा और स्वास्थ्य का एक अभाव हम मान सकते थे कि जो देहात में होता था, और स्वास्थ्य इसलिए बेहतर होगा कि रोडों की कनेक्टिविटीज होगी, और गाँव में आजकल संसाधन भी हो गए। पहले संसाधनों का भी अभाव था, उसकी वजह से दिक्कत यह आती थी कि भाई आदमी जो है शहरों की तरफ जो है पलायन करता था। तो अब जो है गांव भी शहरों की तरह साधन संपन्न बनने लग गए हैं। प्रधान जी, हम आगे बढ़े हैं तो एक समस्या शहरों में तो आजकल हो ही गई है, और ये धीरे धीरे देखने में गांव में भी आने लग गई है, ड्रेनेज सिस्टम। जो गंदा पानी होता है उसकी हमारी निकासी का जो समस्या है, तो क्या आपने दुलेड़ा में भी ये समस्या रही है? नहीं जी, पहले थी समस्या, पर अब हमारे गांव में गांव के चारों तरफ से नाले बनके जी तैयार हो चुके हैं, और ड्रेन में पानी डल चुका है जी। हमारे गांव में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी अब पानी की, जो गंदे पानी की निकासी में कोई हमारे बात आएगी। अब हमारे गांव में यहाँ पे छुडानी रोड वाला नाला था जी, जो बिल्कुल ही जर्जर हालत में था, और सारा पानी हमारा यहाँ पे एक जोड़ी है उसके अंदर चलता था। अब वो नाला भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब हमारा सारा पानी गंदा पानी ड्रेन में जाएगा जी। हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं है जी अब इस प्रकार की, यानी ड्रेनेज सिस्टम जो है ना सुचारू हो हाँ गया। जी, हाँ जी। गांव में फिरनी वगैरह भी आपने बनवाई है, ऐसा सुनने में? हाँ जी, गांव में फिरनी बनवाई जी। वो 2 गांव की कनेक्टिविटी होती है जी उससे, छुडानी और खरवान। तो मेन स्टैंड हमारा वहां पे है, तो
लोग वहां से ही आने जाता वो हमने फिरनी का निर्माण बिल्कुल नया करवा दिया जी। बहुत अच्छी फिरनी बन गई है, जिससे मेरे बहादुर जो जैसे छुडानी और गांव के खरमान गांव के लोग मेरे पास आके और धन्यवाद भी करके गए उस चीज का, भाई ये बहुत आपने अच्छा कार्य किया है जी। दरअसल जो फिरनी का प्रोग्राम होता है वो ऐसा प्रोग्राम होता है कि गांव में जैसे एक सर्कल रोड होता था, शहरों में जो सर्कल रोड होता है, रिंग रोड जिसको बोलते हैं, तो गांव में फिरनी रिंग रोड का काम करती है, इसलिए फिरनी कहा गया था इसको। और इसी मॉडल पे जो है धीरे धीरे शहर तैयार हुए थे। जो शहरों के चारों तरफ का जो रिंग रोड बनाया गया था वो गांव की फिरनी का ही एक बड़ा मॉडल था। जब हम आ रहे थे तब भी हम बात कर रहे थे कि भाई बुपनिया रोड जो है, ये बुपनिया रोड का क्या मामला था? बुपनिया रोड जी काफी सालों से ये बहुत ही हमारे गांव की मेन समस्या में आता था, क्योंकि बहुत ही खराब रोड था। और अब ये इसका निर्माण मैंने करवाया कि जिसमें काफी ही दिक्कत थी। अब दोनों साइड से नाले बनवा के और बीच में से रोड अब अच्छा हो गया जी। यानी ज्यादा दिक्कत यानी लंबे समय से एक 14-15 साल से दिक्कत थी जी। 14-15 सालों से। हाँ जी। सरपंच साहब, एक चीज रहती है कि देहात में कई बार हम जाते हैं, जैसे किसी गांव में हम प्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ पे गांव के जो मौजूद लोगों ने कहा कि भी हमारे सरपंच साहब का जो विचार है वो गांव को चमकाने का है, लेकिन कुछ लोग बाधा डालते हैं। तो ये सारी जगह होता है, तो क्या इस तरह की समस्या आपने ग्राम पंचायत दुलेड़ा में भी आई थी जी ऐसी? वो तो पर हमारे गांव के लोग इतने अच्छे हैं जो हमारी इसी चौपाल में बैठ के हमने उन मुद्दों को आपस में सोल्व कर लिया और फिर हमारी बाधा दूर हो गई और सारा गांव इकट्ठा हो गया उस कार्य को करवाता है जी। इतनी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी। यानी आप लोगों ने भाईचारे में, हाँ ग्रामीण स्तर पे हाँ जी, भाईचारे में निपटा के आपस में जो थोड़ा बहुत मनमुटाव था, अगर ऐसे नहीं होना है तो सभी की सहमति करके और राय लेके तब वो कार्य कर लिए जी अपने पंचायती स्तर पे बैठ के जी। सर, ये अगला सवाल ये है कि जैसे गांव है, गांव में पशुधन सभी के घरों में होते हाँ जी, हैं। हाँ जी। तो उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आपने ऐसा कुछ कार्य कराया जो कि पशुओं के हित में हो? पशु अस्पताल के जी हमारे अब पैसे आ चुके हैं। एक तो हम अब नया पशु अस्पताल का निर्माण कराएंगे जी, और एक हमारी अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है, कल या परसों से हम एक जोड़ खोद रहे हैं जी, क्योंकि हमारे इन जो ये दो साइड के पन्ने हैं यहाँ पे जोड़ नहीं है जी। तो अब हम पाइपलाइन, मीठे पानी की नहर से पाइपलाइन दबा के और कल या परसों में हम जोड़ का निर्माण करवाएंगे जी, ताकि हमारा पशुधन और बढ़ सके जी। पिछले लंबे समय से हमारे यहाँ पे पशुधन में और पशुओं के रखने में काफी गिरावट आई है। पहले हर घर में, चाहे वो छोटा घर था चाहे बड़ा घर था, पशु जरूर होता था। पशु होने का मतलब ये था कि घर में दूध घी होना, दूध घी का उत्पादन अपना होना। उसकी वजह से आज एक तो हर चीज महंगी होती जा रही है, दूसरा बाहर केमिकल और मिलावटी चीजें मिल रही हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण स्तर पे जागरूकता तो आई ही है। प्रधान जी ने जो है ना ग्राम पंचायत के अंदर अस्पताल का निर्माण कराने का भी जो है काम किया है। सरपंच साहब, अगर हम आगे बढ़े तो चौपाल हमारा एक मुख्य जो है सिंबल भी रहा ग्राम का, और आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका नाम भी चौपाल है और बैठ के चौपाल में ही कर रहे हैं। तो अपने गांव में चौपालों के लिए या चौपाल का निर्माण के लिए क्या योगदान रहा है आपका? जी, मैंने अपनी योजना में 2 चौपाल बनवाई है जी। एक तो ऐसी चौपाल बनवाई है और एक हमारी वाल्मीकि चौपाल बनवाई है। और जिस चौपाल में प्रोग्राम हो रखा है, 1 महीने के अंदर इसको ऊपर से तोड़वा के इसके अंदर भी हम लेंटर डलवाने का कार्य करेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर ये कार्य भी हमारा शुरू हो जाएगा जी चौपाल में। और जो डाइंट पेंट होता है चौपालों में रख रखाव के लिए जो जिम्मेवारी होती है वो सारा करते ही हैं जी हर साल। यानी चौपालों का निर्माण भी करवाया है और उनकी जो है मुरम्मत भी हाँ जी साथ साथ करवा रहे हैं। हाँ जी। गांव ने किया। सरपंच अमित जी से सवाल कि हमारे गांव में पहले क्या होता था कि हर परिवार के पास अपना एक प्लॉट होता था, तो जो भी हमारा पशुधन या घर का कूड़ा होता था लोग वहाँ प्लॉट में जाके डालते थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोग गांव से बाहर निकल के प्लाटों में उन्होंने मकान बना लिए। आज हालत ये हो गई है कि मुश्किल से 10% ऐसे घर होंगे जिनके पास कूड़ा डालने के लिए जगह बची है, अन्यथा सब
मजबूरी में इधर उधर जहाँ जगह मिलती है वहीं कूड़ा डालते हैं। दूसरा, लाल डोरे के अंदर जहाँ एक नियम है कि वहाँ पे कूड़ा नहीं डलना चाहिए, फिर भी हम देखते हैं हमारे गांव में बहुत सी जगह ऐसे जो लाल डोरे के अंदर आती है और वहाँ पे गोबर कूड़ा डलता है, जिससे आसपास के घरों में बड़ी परेशानी होती है, बीमारियाँ फैलती हैं। और जब बरसात का सीजन आता है वो कूड़ा बह के गलियों में आता है। तो इनसे निवेदन करूँगा कि कूड़ा प्रबंधन भी एक सरकार का दायित्व है, उसकी जिम्मेवारी है। तो उसके लिए जैसे कई गांवों में हम देखते हैं वहाँ पे ट्रैक्टर की सुविधा करके या कोई भी ऐसा उपाय जो सरकार की सहायता से हो सके, उस कूड़े को गांव से बाहर किसी एक जगह डलवाया जाए ताकि गांव गंदगी से बचे और बीमारियों से बचे। ट्रैक्टर लगवाने के लिए हमारे पास पंचायत की आमदनी नहीं है जी, मेन बात है ये। हमें ट्रैक्टर तो ले लेंगे एक बार जैसे तैसे करके, पर आगे क्या करें? आगे ड्राइवर की भी तनख्वाह देनी होती है, उसमें डीजल पेट्रोल भी डलता है, तो उसके लिए हमारे पास समस्या है। और ट्रैक्टर लेने के लिए समस्या नहीं है, हमारे पास जमीन भी है कूड़ा डालने के लिए, पर समस्या यही है। हम सरकार से विनती करते हैं जी, ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली और कूड़े के लिए ड्राइवर, ये हमारे को मुहैया करवाया जाए जी। हम तो ये सरकार से ही वो कर सकते हैं जी, क्योंकि हमारे पास पंचायत में आमदनी नहीं है जो हम ये प्रॉपर रूप से कार्य कर सकें जी। ये भी एक समस्या है, कुछ गांव में होती है जहां पंचायत जमीन भी कम होती है और सोर्सेज पंचायत के बहुत कम होते हैं। वहाँ ग्राम पंचायत जो है बड़ी लिमिटेड सोर्सेज में काम करती है। फिर भी हम चाहेंगे कि आपकी जो ये बात है इसको प्रशासन तक पहुँचाएं, और आप भी जरूर जब भी आप मंत्री जी से मिलें, मुख्यमंत्री जी से मिलें, इस सरकार में सबसे अच्छा बात ये है कि भाई सरकार जो है वो ग्रामीण स्तर का जो भी प्रपोजल जाता है उसको बड़ी प्रायोरिटी पे लेती है, और ये बिल्कुल सही है। जब तक ये प्रबंध नहीं होता है तो मैं चाहूँगा कि अवेयरनेस इसको करवा करके जो अपना छोटा प्रबंधन है उससे आप इसको प्रधान जी जरूर कराएं। सुनी थी आपके यहाँ पे देहात में आकर जब हम बातचीत करते हैं तो ये बीपीएल प्लॉट और प्लॉटिंग का एक इशू होता है, तो अपने यहाँ क्या है इसका रूपरेखा? सर, हमने बीपीएल प्लॉट थे जी, वो हम बीपीएल प्लॉट दे चुके हैं जी। जो असली हकदार था हम उनको बीपीएल प्लॉट दे चुके हैं। हमने 278 प्लॉट अब दिए हैं जी, और 73 प्लॉट अब और देने जा रहे हैं। अब सरकार की गाइडलाइंस आई थी तो 73 प्लॉट हम अब और देंगे जी। तो हमारे गांव में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी मकान बने हैं, 37 मकान बन चुके हैं, और 178 मकान और बनने जा रहे हैं। जो गरीब रेखा में आते थे वो भी हमने किया है जी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनेंगे जी। यानी आपने बीपीएल प्लॉट का डिस्ट्रीब्यूशन कर भी दिया है और कुछ रेजोल्यूशन में है? रेजुलेशन में नहीं है जी, वो भी पास हो चुके हैं, उनको कार्ड मिल चुके हैं, प्रॉपर्टी आईडी मिल चुकी है, अब सिर्फ कब्जा देना बाकी है जी। कब्जा देना बाकी? हाँ जी। और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बहुत सारे मकानों का निर्माण आपने करवाया? बिल्कुल, 37 घरों का निर्माण करवा चुके हैं जी, और 178 घरों का निर्माण और करवा देंगे। सर, जैसे गांव हो या शहर हो, हर जगह एक समस्या आती है गलियों और सड़कों की। गली टूटी होती हैं, सड़कें खराब होती हैं, तो आपने अपने गांव में क्या करवाया इसके लिए? मैडम, गली तो बहुत ज्यादा बनवा ली और आगे भी बनवा लेंगे, क्योंकि गली हमारे गांव में कोई भी कच्ची नहीं है, और जो थोड़ी बहुत टूटी हुई है उनको अब हम नया दोबारा से रूप दे रहे हैं, नहीं लग रहे हैं जी। उनको गलियों का निर्माण बहुत ज्यादा करवा लिया जी। यानी ग्राम पंचायत में गलियों का निर्माण समय समय पे सुचारू चलता रहा है। सरपंच साहब, जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक महिला उत्थान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की वो सथली है जहां पानीपत से दिया था, और उस नारे का असर पूरे भारतवर्ष में पड़ा, और हमारे यहाँ पे भी जो लिंगानुपात था वो हमारा बहुत असंतुलित था। पिछले 8-10 सालों में काफी सुधार आया है। तो आपने अपने स्तर पे भी कोई महिला चौपाल या महिला जागरूकता कार्यक्रमों का ऐसा कुछ रहा है आपके यहाँ पे? महिला चौपाल जी अब बहुत ही जल्दी सरकार ने अब मांगे, रेजुलेशन करके दे दिया हमने। अब हम महिला चौपाल का भी निर्माण करवाएंगे जी, ताकि वहाँ पे महिला संस्कृति प्रोग्राम भी होते रहे और जागरूकता भी फैले। महिला चौपाल का निर्माण हम करवाएंगे जी। अब यानी वो पंचायत की पाइपलाइन में है, रेजोल्यूशन में है? बिल्कुल जी। सर, जैसे पशुओं के बारे में बात हुई, महिलाओं के चौपाल निर्माण के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हमने बात की,
अब जैसे ये है कि हरियाणा में ज्यादातर बच्चे खेल कूद में आगे होते हाँ हैं, जी। तो आपने बच्चों के खेल कूद के लिए जैसे क्या इंतजाम किए हैं कि आगे जाके वो कहीं अपना नाम कर सके किसी खेल में? हमारे गांव में जी आज के दिन 2 नर्सरी चल रही है, एक तो फुटबॉल की जी और एक वॉलीबॉल की। दोनों नर्सरियां हमारे गांव में चल रही हैं और स्टेडियम का कार्य भी चल रहा है। जैसे हमने ट्रैक का निर्माण करवाया और जैसे घूमने के लिए अलग ट्रैक है और रेस लगाने के लिए अलग ट्रैक बनवाया है और स्टेडियम का काम भी चल रहा है। ये बच्चे सामने बैठे ये भी बता सकते हैं स्टेडियम का काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे टॉयलेट है, दीवार टूटी हुई थी वे सारी नई करवाई है, जितने भी कार्य मोस्टली होते हैं स्टेडियम में सारे करवाए हैं। और अंदर रेसलिंग के लिए मैट भी है, योगा के लिए भी है और अब 1-2 महीने के अंदर अंदर हम जिम भी नया लेके आ रहे हैं स्कूल स्टेडियम के अंदर, ताकि बच्चों को बाहर ज्यादा फीस ना देनी पड़े, यहाँ पे फ्री में ही जिम करें बच्चे स्वास्थ्य के लिए जी। मैं देख भी रहा हूं सामने और प्रधान जियों ने बताया, ये बड़ा एक सार्थक प्रमाण सामने आया। कुछ बच्चियां मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद अभी ऐसे आई हैं कि या तो गेम से आई हैं या गेम में जाने के लिए तैयार होके आए हैं घर से। तो बच्चियों का जो है उत्सुकता और बच्चों का एक रुचि देख करके, और इन्होंने बताया कि भी 2 नर्सरियां साथ में। मैं एक चीज का और आह्वान करूंगा और प्रधान जी से भी मैं कहूंगा कि भाई हमारे यहाँ तो योग से जुड़े रहे हैं हम, और वर्तमान सरकार ने भी योग को बहुत बढ़ाया और हमारे यहाँ योगा दिवस जो है वो पूरे आज पहले यहाँ से शुरुआत हुई और पूरे विश्व में योग दिवस अब जो है मनाया जाने लग गया है। तो धीरे धीरे हमने 2 चीजों की तरफ लौटना है। हमारा चैनल तो इस पे लगातार प्रयास कर ही रहा है। हमने सत्य सनातन के लिए और आर्य समाज के लिए जो ये चैनल है इस पे रेगुलर प्रोग्राम आ रहे हैं आर्य समाजियों के। तो मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत दुलेड़ा के बैठे हुए जितने भी मौजूद मेरे सामने जो दर्शक हैं और सरपंच साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इस पे भी मैं अनुरोध करूंगा कि प्रधान जी इस चीज को जरूर करें कि वेद की तरफ लौटें। जो स्वामी दयानंद जी का नारा था कि भाई वेदों की तरफ आए हम लोग और योग की तरफ, इन 2 चीजों पे हमें ध्यान देना है। क्योंकि जहां योग और वेद है वहां पे बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां जैसे नशा है, इस तरह की बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं जहां पे योग और वेद है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान देना है, ये मैं अपनी तरफ से आह्वान करके जा रहा हूं। हमारी जो अंतिम यात्रा होती है वो शमशान घाट की तरफ होती है। हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो अपने भाग्य के साथ आता है, और जब अपने जीवन की पूरी जो उसकी पारी है उसको पूरा करके जाता है तो वो अपना कर्म भोग लेकर के जाता है। तो शमशान भूमि की एक समस्या हमारे यहाँ होती थी, जो शेड की समस्या होती थी, 4 दीवारी की समस्या होती थी, कई गांवों में रास्ते की भी समस्या होती थी। तो प्रधान जी आपके यहाँ पे इस तरह में आपका क्या योगदान रहा है और अभी गांव में इस तरह की क्या सुविधा प्रॉपर है? बिल्कुल जी, हमारे गांव में 2 शमशान घाट हैं जी। दोनों शमशान घाटों में 3 शेड है। जैसे कई बार मैंने ये नोट की थी जी, क्योंकि बारिश होगी और वहां पे 3 शेड नहीं था तो लोगों को कहीं पे खड़े होने की जगह नहीं मिली थी। तो फिर मैंने वहां पे दोनों शमशान घाटों में 3 शेड डलवाया, ताकि जैसे बारिश आ जाए, तेज धूप है तो 3 शेड के नीचे खड़े हो जाए। ये बहुत बड़ी समस्या थी जी, क्योंकि दोपहर में भी कई बार जाना पड़ जाता था। एक बार बारिश बहुत तेज आ गई थी तो वहां पे कहीं पे बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो 3 शेड का हमने निर्माण करवाया जी। एक शमशान घाट में इंटरलॉक टाइल बिछी हुई थी जी, तो उनमें से ज्यादा ये घास और ये निकल रहे थे, तो वहां पे हमने आरसीसी करवा के उसको पक्का करवाया ताकि साफ सुथरा रह सके शमशान घाट जी। ये जो सारे सवाल आपने बताए, जो मतलब जवाब दिए सवालों के, जो कि आपने ये करवा दिए हैं गांव में, अब आने वाले टाइम में ऐसे कौन से काम हैं जो आप आगे करवाना चाहेंगे अपने गांव के लिए? एक तो जी मेन मेरे गांव में जी डिस्पेंसरी का काम है, और जी एक ई लाइब्रेरी का, और एक खेतों के रास्ते जी। ये 3 काम हमारे प्राथमिकता में है जी। सबसे पहले अब हम इन्हीं को करवाने में अहम भूमिका निभाएंगे और जल्दी करवाने का कार्य करेंगे इनको जी।
और एक आपको बता दूं जी, हमारा गांव, मैंने अवार्ड मिला था, हमारा गांव टीबी मुक्त हुआ है जी। हमारे गांव में कोई भी पेशेंट नहीं है टीबी का, हमारे गांव टीबी मुक्त हुआ है। और एडीसी और डीसी साहब ने मेरे को सम्मानित किया था इस बारे में, क्योंकि 3 मरीज थे टीबी के, वो दवाई नहीं लेके आते थे, मैं उनके घर पे जाके और उनको उठा के उनको दवाई दिलाई, अब वो तीनों ठीक हैं और टीबी मुक्त गांव हुआ है जी। हमारे गांव को अवार्ड मिला है ये हमारे एक बार जोरदार तालियां। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने समय समय पे, और भी बहुत सारे हमारी बीमारियां रही हैं जिसकी वैक्सीनेशन भारत सरकार ने समय समय पे कराया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि भाई इसमें ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है, तो अवार्डेड पंचायत होने के कारण ये सौभाग्य है। मैं दुआ करता हूं कि आगे इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे रोग मुक्त अभियान जो होता है उसमें आगे भी ये गांव जो है अव्वल रहे। अभी जब हम खेत क्यार में जाए हैं, क्योंकि खेतों से तो गांव का मतलब खेत, खेत का मतलब गांव, ये दोनों ही पूरक हैं, इनके बगैर तो हमारा वजूद पूरा होता ही नहीं। तो खेतों में रास्तों की बड़ी समस्या थी, तो क्या इसमें आपका यहाँ पे ग्राम पंचायत का क्या क्या योगदान रहा है? रास्ते जी, मैंने सारे जितने भी हमारे गांव के रास्ते हैं सबका रेजुलेशन करके और चंडीगढ़ भेज दिया है जी। बहुत ही जल्दी रास्ते वहाँ से पास होके आ जाएंगे और हम बहुत जल्दी जी रास्तों का निर्माण करवाएंगे जी, हमारे गांव के सारे रास्तों का। यानी रास्ते आपकी पाइपलाइन में है और इनको आप हाँ जी करवा रहे हैं। गांव में बिजली पानी की समस्या अधिकतर रहती है, तो क्या आपके गांव में भी ये समस्या जी? है? नहीं, हमारे गांव में 24 घंटे लाइट जी, और बढ़िया स्वस्थ पेयजल पानी, कोई दिक्कत नहीं है जी हमारे गांव में बिजली पानी की। सरपंच साहब, जब भी कोई आदमी राजनीति में आता है तो उसका एक कहते हैं ना राज घराने में आना का मतलब ये हो गया कि भाई वो फिर राजशाही गतिविधियों में शामिल होना शुरू हो जाता है। तो आपका आगे क्या रहेगा? क्या आप आगे गांव के सेवा में अपना योगदान देते रहेंगे? क्या सरपंच का चुनाव दोबारा लड़ना पसंद करेंगे या लड़ना चाहेंगे? वो तो जी मेरे काम बताएंगे और मेरा गांव बताएगा जी, आगे लड़ना है या नहीं लड़ना है। ठीक है जी। और गांव वाले बोलेंगे लड़ना है तो लड़ेंगे, और नहीं ये बोलेंगे ये नहीं लड़ना, दूसरा लड़ना, तो वो लड़ेंगे। इलेक्शन जरूर लड़ेंगे जी, सेवा के लिए। यानी गांव जो आशीर्वाद देगा उसको आप पूरा हाँ करेंगे? जी, हाँ जी, हाँ जी। सरपंच साहब, एक जो चीज होती है, हर आदमी प्रोग्रेस करता है। कई बार मैं जाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। पीछे मैं कोई प्रोग्राम कर रहा था तो वहां पे सरपंच साहब जैसे आगे बैठे थे तो पीछे एक साथी बैठे थे, तो वो जिला पार्षद थे। तो क्या अभी वैसे तो आपने इच्छा जाहिर कर ही दी है कि भाई जो है ना गांव जैसा आशीर्वाद देगा मैं उसमें जाना चाहूंगा, चाहे ये लड़े चाहे कोई और लड़ाऊं। तो क्या आपका युवा नेता हो, आगे बहुत सारा करियर का समय भी बचा हुआ है, तो क्या आप इससे आगे भी बढ़ना चाहेंगे? जैसे जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, या फिर एमएलए का इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल जी। यानी आपकी रूपरेखा में है? हाँ जी। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे बचता है, जब हम देहात में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होती है, बहुत सारी चीज़ों में अवेयरनेस की और ज़रूरत होती है। तो क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम अपने यहाँ पे आप करवाते रहे हैं प्रधान जी, या आगे करवाने का है कि भाई एक हर 3 महीने में 6 महीने में नुक्कड़ नाटक या कोई डिजिटल, आज का सिस्टम है डिजिटल युग में, एक आप चाहें कि भाई इस तरीके का जागरूकता कार्यक्रम लगातार आपके गाँव में हो? मैंने जी 5 कैंप आर्य समाज के लगवाए, 2-2 दिन का शिविर लगवाया जी। 5 आर्य समाज के कैंप लगवा चुके हैं जी हम यहाँ पे अपने गांव में जी। और नशे के विरुद्ध जैसे स्टेडियम में पुलिस प्रशासन को बुला के, स्कूलों में बुला के, ये हम नशे के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं जी। क्योंकि नशा हमारी जड़ों को खत्म कर रहा है, जो नई जनरेशन है उसको नशा बिल्कुल ही खत्म कर रहा है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नशे के चुंगल में आके और सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। तो जी हम समय समय पर इनको भी जागरूक कर रहे हैं, इनको ये स्टेडियम में भी इसीलिए भेज रहे हैं जी, ताकि नशे से बच जाएं। क्योंकि एक ये बहुत ही बुरी बीमारी है नशे की, जो घर को तबाह कर देती है जी। इसमें कोई संशय नहीं है कि नशा जो है वो धीरे धीरे खोखला करता है, और पहले परिवार को खोखला करता है, फिर आर्थिक स्थिति को खोखला करता है, और फिर जो है ना समाज को खोखला करता है। हम इस विचार के साथ
कि श्री अमित देसवाल जी जिस तरीके से आज ग्रामीण सेवा में लगे हुए हैं और बढ़ चढ़कर विकास के कार्यों को करवा रहे हैं, आगे इसी तरीके से गांव की सेवा करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज के कार्यक्रम को यहीं पे समापन करते हैं और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत। सवाल और जवाब का सिलसिला खत्म होने के बाद हम चल पड़े धरातल पर सरपंच जी का कार्य देखने। ये अब हम पहुंच गए हैं गांव दुलेड़ा के स्टेडियम के अंदर। साथ में प्रधान जी श्री अमित देसवाल जी साथ में हैं और युवा साथी, क्या नाम था कृष्ण जी, इसका प्रिंस, युवा साथी प्रिंस देसवाल जी भी साथ में हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था बनाई हुई है, जहाँ पे एक चलने के लिए रन वे अलग बनाया हुआ है। जो बच्चे दौड़ना चाहते हैं उनके लिए मिट्टी का एक अलग से बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो बच्चे फुटबॉल या वॉलीबॉल या हैंडबॉल जिसको थोड़ा सा बोल सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह का, ये भी एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। और ख़ास बात ये है कि ये जो व्यवस्था है वो बच्चियों के लिए भी बहुत अच्छी है। बच्चियाँ भी यहाँ बहुत सारी खेल रही हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं। सारे बच्चे इधर आ जाओ बेटा, जल्दी आओ। ये तरुण जी हैं यहाँ पे जो सभी बच्चों को अभी बुला रहे हैं। ये इनके कोच हैं और ये बच्चे हैं, साथ में बच्चियाँ भी हैं। तरुण जी, कितने बच्चे हैं आपके पास यहाँ पे? कितने बच्चे आपके पास? मेरे पास अप्रोक्स में 60+ बच्चे हैं यहाँ, और उसमें लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं, और 2 या 3 शिफ्ट आती हैं। इसके बाद सीनियर बच्चे आते हैं जो शाम को भी खेलते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग में बच्चे अलग रहते हैं, 3-3 शिफ्ट में बच्चे आते हैं। मॉर्निंग में अलग और अभी इवनिंग में अलग, और अभी एक नाइट को शिफ्ट बाकी है। जो जॉब वगैरह वाले हैं बच्चे वो भी शाम को आके यहाँ खेलते हैं, वो भी आते हैं। तो क्या क्या आप यहाँ पे बच्चों को खिलाते हैं, सिखाते हैं? अभी मैं वॉलीबॉल का कोच हूँ। वैसे इनकी रनिंग, फिजिकल प्रैक्टिस वगैरह डेली यहाँ होती है, और इसमें लड़कियाँ और ये बहुत दोनों शामिल हैं, यानी बच्चे और बच्चियाँ। चलो, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप कुछ विशेष कहना चाहें तो बताएं। हाँ। युवा बच्चों के लिए। अभी हम वहाँ से आए हैं और तीनों टॉपिक पे वहाँ बातें हुई हैं, विद्या और खेल और ये चिकित्सा, तीनों मुद्दों पे बात हुई हैं। तो ये प्रमाण अभी आपके सामने है, ग्राउंड भी सामने है। प्रधान जी की तरफ से काफ़ी मेहनत यहाँ की गई है हर क्षेत्र में, मतलब खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इनको किट दिलाना और भी जो मतलब जहाँ स्पोर्ट देना होता है वहाँ पूरा स्पोर्ट देते हैं प्रधान की तरफ से, और अच्छा कार्य कर रहे हैं। और पूरा इस ग्राउंड की मेंटेन पूरे खेल क्षेत्र की तरफ पूरा विशेष ध्यान दिया गया है। ये था भाई हमारा जो है ठेठ बिल्कुल हरियाणा का वो एक गांव, और गांव में ग्रामीण स्तर पे जो आप धरातल की चीज़ें देख रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने का मौका मिला। बेटा, कुछ और भी डिमांड करना चाहेंगे आप सब लोग? नहीं, और तो टोटली सभी डिमांड यहाँ पूरी कर दी गई हैं। अगर इन बच्चों में अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं। एक पानी का है, वाटर कूलर के लिए थोड़ा मंदिर के पास में जाना पड़ता है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर उसके लिए भी सरपंच को बोल दिया है। उन्होंने बोला जल्द से जल्द इसके ऊपर भी सॉल्यूशन हो जाएगा। कनाडा में रहने वाले श्री नीरज देसवाल ने बताया सरपंच अमित के कार्यकाल में हुए गांव के विकास बारे में। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम है नीरज देसवाल। मैं गाँव दुलेड़ा से हूँ। हाल फिलहाल मैं बाहर कनाडा में रहता हूँ, लेकिन अभी जैसी छुट्टियाँ होती हैं तो मेरा पहला मोटिव ही रहता है कि जैसे भी आएँ तो हम स्टेडियम में ज़रूर आएँ। मैं हमारे प्रधान जी मोनू प्रधान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अभी पिछले 1.5 साल के बाद आया था इधर। यहाँ आके जो प्रोग्रेस देखी है वो काबिल तारीफ़ है। जो काम इन्होंने अभी करवाए हैं वो काबिल तारीफ़ है सच में। मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जैसी फैसिलिटीज़ हमें बहुत सारी कनाडा में मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटीज सेम टू सेम है, इधर में कोई डिफरेंस नहीं। यानी आप कनाडा रह रहे हैं आजकल? हाँ जी, मैं कनाडा में PR हूँ। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम आए और हमारा जो प्रोग्राम है वो अचानक था, कोई पहले से सूचित प्रोग्राम नहीं था कि भी पहले को सूचना दी गई, और यहाँ कोई व्यवस्था को भी अभी नहीं किया गया है। ये जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में होती है इसी तरीके की व्यवस्था नजर मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज शायद थोड़े बच्चे कम हो, कई बार तो ऐसा होता है कि इससे भी ज़्यादा। और
प्रधान जी आते जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह शाम इधर से गुजरते हैं तो भी देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं बारी बारी कि भाई किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। एक आधी जो छोटी मोटी चीज़ को तो समय के साथ पूरी होती है ना, एकदम से तो वो भी नहीं करवा सकते। गाँव की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चलो देसवाल साहब, और कुछ आप कहना चाहेंगे? बस जी, मैं तो अपने प्रधान जी को ही शुभकामनाएं दूंगा इस चीज़ के लिए। वहाँ पर रहते हुए भी जब कई आधी बार किसी बच्चे से बात होती है तो वो बताते हैं कि हाँ भाई सारी चीज़ें फुलफिल हैं, तो अच्छा लगता है। अब हम मिलते हैं गांव दुल्हेड़ा की नारी शक्ति से और जानते हैं उनकी राय। गांव में स्टेडियम बहुत अच्छा है, बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी सर। तो क्या आप भी आते हैं सुबह शाम यहाँ पे? इवनिंग में आते हैं सर। इवनिंग में आते हाँ हैं, तो कैसा लगता है यहाँ आकर के? काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, खेलने आते हैं, काफ़ी अच्छा है। क्या नाम है जी आपका? शीला जी। हर रोज आते हो आप? अच्छा लगता है यहाँ आकर के? मन बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। मन बहुत अच्छा लगता है और शरीर स्वस्थ रहता है। सारे करके जाते हैं। चलो औरों को भी लेके आना है। अच्छा, 2 पोता पोती हैं। अच्छा, चलो आगे भी लेके आना है। ये जो मुंडका में है, मेरे पैरों में आराम है, भिवानी पैरों में आराम है। चलिए, क्या नाम है माता जी आपका? सतवंती। सतवंती। ये बहुत अच्छा बना रखा है, कैसे लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। तो और जो महिलाएं हैं आपकी उम्र की हैं, आपके जो छोटी बड़ी हैं आपसे थोड़ी सी, उनको भी लेके आ करो। हाँ है, सब यहाँ है। अच्छा, सभी आते हाँ हैं। सब यहाँ। तो यहाँ पे आकर के बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे जो है इधर उधर घूमने वाले घूम रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। बहुत तो अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। हाँ चलिए, क्या और क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो नहीं कहने चाहिए, बहुत अच्छा। तो हमारा बेटा है सरपंच, बहुत अच्छे कर रखा है, बहुत अच्छा सबके लिए, बहुत अच्छा कर रखा है। बहुत अच्छा। चलो, तो आशीर्वाद इसको दे के रखना यहाँ पे। आशीर्वाद दिया क्यों ना, तुम्हारी तो आशीर्वाद हमेशा साथ रहे। दुल्हेड़ा गांव की चुस्त और फुर्तीली फुटबॉल टीम से भी हम आप सभी को परिचित करवा रहे हैं। ये सामने जो है एक नर्सरी है, जो फुटबॉल की नर्सरी बोलते हैं। ये काफ़ी दूर से हम ले रहे हैं, ये जूम करके अभी दिखा रहे हैं। तो ये बच्चे जो है खेल रहे हैं बहुत अच्छे से। ये अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे और ये फुटबॉल के बच्चे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम तेजवीर देसवाल है। तेजवीर देसवाल। ये हमारी फुटबॉल की टीम है, जो गवर्नमेंट फुटबॉल नर्सरी है, जो हरियाणा सरकार द्वारा आवंटित की गई है। मैं उसमें कोच हूँ, ये स्टूडेंट है और कम से कम 40 से 50 बच्चे डेली यहाँ खेलने आते हैं। यानी हरियाणा सरकार आपको प्रोत्साहित करती है? जी सर। और सरकार का सहयोग आर्थिक तौर पे भी रहता है? हाँ सर, हमारी ग्राम पंचायत का, सरपंच साहब का, और जो सरकारी फैसिलिटी होती है, जैसे डीएसओ सर हमारे झज्जर से सत्येंद्र मलिक जी हैं, वो पूरा सपोर्ट करते हैं। जैसे फुटबॉल वो हमारे गेम के लिए कोई इक्विपमेंट हो गया फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए, जैसे पोल है सर, फुटबॉल का नेट है, बॉल है, एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट है, वो सारी चीज़ें हमें टाइम पे समय पर उपस्थित मिलती हैं और हमारे सरपंच साहब पूरा सहयोग करते हैं इस चीज़ के लिए। बाहर जैसे कोई प्रैक्टिस मैच लगाने जाना हो किसी दूसरी टीम के साथ, तो उसमें भी सरपंच साहब हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं। भाई, ये दुल्हेड़ा गांव की वो एक छोटी से लेके बड़ी तक नर्सरी है, जो आप फोटो में भी देख रहे हैं, कि जहाँ छोटी उम्र के बच्चे भी हैं और धीरे धीरे बढ़ती उम्र के बच्चे भी हैं। खास बात ये है कि ये जो यहाँ कोच साहब हैं, इनका बताना है यहाँ पे कि भाई हमारी ग्राम पंचायत हर स्तर पे हमें सहयोग कर रही है। और ख़ास बात ये है कि हरियाणा सरकार भी खेलों में इनको आगे बढ़ा रही है और जिस जिस तरह की मदद की आवश्यकता होती है वहाँ पे, क्योंकि हरियाणा खेलों के लिए जाना जाता है। और भाई कई बार ऐसा होता था कि ये कहा जाता था कि भाई सरकार जो है कम ध्यान दे रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा कहीं नज़र नहीं आया, बल्कि सामने से जो बताया जा रहा है वो ये है कि भाई सरकार खेलों को प्रोत्साहन दे रही है और ग्राम पंचायत का सहयोग भी जो है लगातार है। और ये देखने में भी रहा, क्योंकि जो है सरपंच साहब की उपस्थिति यहाँ लोगों ने भी बताई और देखने के बाद जो है यहाँ की साफ सफाई ऐसा महसूस होता है। सर हमारे चीज कहना चाहेंगे आप बच्चों हाँ के सर, लिए? इसमें जैसे अंडर एज की जो स्कूली चैंपियनशिप होती है, गवर्नमेंट सरकारी चैंपियनशिप होती है, उसमें भी हमारे राज्य स्तरीय और नेशनल लेवल के खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं, जो अंडर 17 में 14 में नेशनल स्टेट हमारे ज़िले की तरफ से खेले हैं। और हमारे ज़िले का, हमारे गाँव का, हमारी ग्राम पंचायत का, हमारी टीम का उन्होंने पूरा मान सम्मान बढ़ाया है, अपने कॉन्फिडेंस को अपर लेवल पे लेके गए हैं और हमारे गांव का नाम ऊपर लेके गए हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आगे बढ़ते रहें और पहले अपने गांव का, फिर अपने राज्य का और फिर जो है भारतवर्ष का नाम रोशन करते रहें। और आप जितने अपने यहाँ पे हरियाणा में जाना जाता है कि मेडल के नाम से, खिलाड़ियों के नाम से, उतना ही आप भी अपने सक्रियता के साथ सफल हों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। गांव का स्टेडियम बन गया है, दादा दादी और पोता पोती की मनपसंद जगह। ये भाई अब हम जो है ना जहाँ पहुँचे थे तो ये योगा का भी बहुत अच्छा दुलेड़ा में ग्राम पंचायत ने अरेंजमेंट कर रखा है। सरपंच साहब ने जो बहुत अच्छा लगा। और मैंने इत्तेफाक से यहाँ आना हुआ तो एक जेंटलमैन है, क्या नाम है जी आपका? वेदराम। नाम भी बहुत बढ़िया है और काम भी बहुत बढ़िया है। तो वेदराम जी, ये पोता पोती हैं आपके? चलो, तो नियमित रूप से आते हैं। जब हमारे बीच में भाई बलराज जी हैं और ये शायद पोता या पोती होगी, पोती है भाई। कहते हैं मूल तो ब्याज प्यारा हो है, ये हरियाणा में कहावत रही है। और भाई ये देखने में भी चरितार्थ होती है, देखने में लगती है। गांव में जब जाते हैं तो पोता पोती दादा दादी के पास ज़्यादा रहते हैं। तो बलराज जी, अब शाम का समय हो रहा है, तो क्या आप यहाँ लगातार आते रहते हैं? हाँ जी, लगातार। तो ये है कि मतलब जिस टाइम ड्यूटी नहीं होती उस दिन पोती को लेकर आ जाता हूँ घूमने के लिए। बहुत अच्छा, ये बच्ची बहुत वो करती है, यहाँ आने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये गांव का एक सूचना पट है जिसमें गौरव पट भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो बहुत ही एक अच्छी सी, जब स्टेडियम में घुसते हैं तो कुछ नाम इसमें दर्शाए गए हैं। जो दुलेड़ा गांव को खिलाड़ियों का गांव माना जाता है, वैसे भी खिलाड़ी भूमि जिससे कह सकते हैं। और वैसे तो भाई हरियाणा जो है ना, वो अपने आप में ही खिलाड़ियों की भूमि रही है। बहुत बड़ा नंबर मेडल का जो है, चाहे वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपिक हों, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो या कोई और प्रतिस्पर्धा हो, तो उन सभी में हरियाणा का योगदान बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ देख करके और अच्छा लगे। इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।